नमस्कार। एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज़ में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास 6, 7 और 8 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम क्लास 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि क्लास 9 की हिस्ट्री की जो बुक है ये विश्व इतिहास से संबंधित है और अभी 2 दिन पहले ही मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि विश्व इतिहास को स्किप कर दिया जाए या इसको कंप्लीट किया जाए। इसके पीछे रीज़न ये है कि यूपीपीसीएस चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें, विश्व इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या या तो बहुत कम रहती है या प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं। लेकिन इस बार मेंस में विश्व इतिहास से भी प्रश्न पूछा गया है। आपने देखा होगा पेपर, और प्रश्न था जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो मैं अगर चाहता तो विश्व इतिहास को स्किप भी कर सकता था। आप में से काफ़ी सारे मित्रों के द्वारा ये कमेंट भी करे गए थे कि सर विश्व इतिहास को छोड़ दीजिए। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि यूपीपीसीएस में भी थोड़ा सा टाइम है तो 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे चीज़ों में हमें, लेकिन हमको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हमने विश्व इतिहास के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो 9th क्लास की बुक में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक का वो है नात्सीवाद और हिटलर का उदय, एवोल्यूशन ऑफ हिटलर। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिए, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे पहला चैप्टर आज आप पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला, आप पूरे सेशन में मेरे साथ बने रहिएगा। ये पूरी की पूरी कहानी आपके दिमाग में मैं बिल्कुल फिक्स कर दूंगा। ऐसी स्टोरी के द्वारा मैं आपको ये चीज़ें यहाँ से बताने की कोशिश करूँगा कि आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। तो दिन था 14 जुलाई 1789, फ्रांस का पेरिस शहर। पेरिस शहर में आतंक का माहौल था। लोग जो थे पेरिस के, उनके बीच में एक अफवाह थी कि जो सम्राट है फ्रांस का, लुई 16वां, उसने सेना को नागरिकों पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया है। तो मरने से किसको डर नहीं लगता। लोगों में थोड़ा सा भय का माहौल था। तो करीबन 7,000 लोग जो थे इस अफवाह को सुनकर के टाउन हॉल के पास में इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता था कि सम्राट जो है लुई 16वां जो है वो सेना के द्वारा नागरिकों पर गोली चलवाएगा। तो उससे पहले लोग जो है विद्रोह करने का सोचने लगते हैं, सरकारी भवनों में ज़बरदस्ती प्रवेश करने लग जाते हैं, और सरकारी भवनों में ज़बरदस्ती प्रवेश करने के पीछे उनका उद्देश्य था हथियारों की तलाश। तो वहीं पर एक किला था पेरिस में, बास्तील का किला। विद्रोही लोगों ने बास्तील के किले की जेल को तोड़ दिया और वहां पर जो कैदी थे उनको रिहा करवा लिया। हालांकि इन कैदियों की संख्या बहुत कम थी, केवल 7-8 कैदी वहां पर रहे होंगे। लेकिन जो बास्तील किला था ये लोगों की नज़रों में सम्राट की निरंकुशता का प्रतीक था, क्योंकि इस किले में जो भी कैदी होते थे उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं लोग इससे घृणा करते थे। तो बास्तील किलों को लोगों ने तोड़ दिया। पेरिस और पेरिस के जो देहाती क्षेत्र थे वहां पर संघर्ष एवं विद्रोह की स्थितियां उत्पन्न हो गई। जनता द्वारा पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध किया गया। आखिरकार अंत ये हुआ कि लुई 16वें को फांसी दे दी गई। अब ये जो भूमिका आपने देखी, इसमें आप देखेंगे कि पेरिस में आतंक का माहौल क्यों था, क्यों लोग जो थे वो टाउन हॉल में इकट्ठा हुए थे, बास्तील किले की जेल को क्यों तोड़ दिया गया, ये सम्राट की निरंकुशता का प्रतीक क्यों कही जा रही है, पावरोटी की महंगी कीमत किस तरीके से हुई, किस तरीके से जो दुकान वाले थे या जो पावरोटी की बिक्री करते थे उनके द्वारा किस तरीके से इन चीज़ों की जमाखोरी की गई, और लुई 16वें को अंत में फांसी क्यों दी गई। इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से हम समझने वाले हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। 18वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में फ्रांसीसी समाज की स्थितियां क्या थी उनको समझिए पहले। तो कहानी शुरू होती है 1774 से। 1774 लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। ये बूर्बो राजवंश से संबंधित था। इसका विवाह होता है मैरी एंतोइनेट से, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। जब लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो उस टाइम पर जो राजकोष था वो पूरा खाली था। इसके साथ साथ लुई 16वें के शासनकाल में ही फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, जिन पर ब्रिटेन का कब्जा था, तो ब्रिटेन से अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने में लुई 16वें के द्वारा सहायता दी गई थी। संघर्ष किए गए, युद्ध किए गए। तो एक तरह से जब लुई 16वां सिंहासन पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था, राजा बना था, आर्थिक स्थिति फ्रांस की उस टाइम पे भी खराब थी, और ऊपर से उसने युद्धों में और संघर्षों में काफ़ी सारा पैसा खर्च किया। तो कहीं ना कहीं फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और फ्रांस आर्थिक बोझ और कर्जे में दब जाता है।
अब आप यहाँ से देखेंगे कि जब भी सरकार पर आर्थिक बोझ आता है, जब भी सरकार के कर्जे में वृद्धि होती है, तो सरकार क्या करती है, उस कर्जे की भरपाई के लिए वो पब्लिक पर टैक्स लगाने का काम करती है। तो क्या होता है कि लुई के द्वारा फ्रांस के लोगों पर टैक्सेस जो लगाए जाते थे उनमें वृद्धि कर दी जाती है। उस समय पर फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के बारे में अगर देखें तो पूरा समाज जो था वो 3 समूहों में विभाजित था। इन समूहों को एस्टेट कहा जाता था। तो प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट, इस तरीके से पूरा फ्रांसीसी समाज 3 समूहों में विभाजित था। पहले एस्टेट में पादरी लोग आते थे, दूसरे एस्टेट में जो कुलीन लोग होते थे, जो राजशाही लोग होते थे या राजा के जो सगे संबंधी होते थे, वे लोग आते थे। तीसरे एस्टेट में सामान्य पब्लिक आती थी। इसमें बड़े व्यवसायी भी हो गए, इसमें व्यापारी भी हो गए, कर्मचारी भी हो गए, किसान और कारीगर, इसके साथ साथ छोटे किसान, ऐसे मजदूर जिन पर किसी भी प्रकार की कोई भूमि नहीं होती थी, नौकर लोग, ये सारे लोग जो थे वो तीसरे एस्टेट में आते थे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो कर व्यवस्था थी या जो टैक्स देने का काम था वो केवल तीसरा एस्टेट करता, ठीक है, केवल तीसरे एस्टेट के लोग ही कर देते थे, टैक्स पे करते थे। पहले जो 2 एस्टेट थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इनको जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त थे और ये जो जन्मजात विशेषाधिकार थे ये कर न देने से संबंधित थे, ठीक है। यानी पादरी वर्ग पहले वाला एस्टेट और कुलीन वर्ग दूसरा वाला एस्टेट, ये किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देता था। समाज में सामंतवादी व्यवस्था का प्रचलन था। इसके साथ साथ जो चर्च होते थे वो किसानों से कर भी वसूलते थे, जिसको टाइद कहा जाता था। ये एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। सरकार जो पब्लिक से प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स वसूल करती थी, उसको टाइल कहा जाता था। तो एक तरह से समाज में असंतोष पहले ही था। देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, तीसरे वर्ग में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, ठीक है। तीसरे वर्ग में ही जो जनसंख्या थी वो सबसे ज़्यादा थी। कि आपको पता है कि पादरी तो इतने ज़्यादा होंगे नहीं, कुलीन वर्ग भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या सामान्य लोगों की होती है। इन्हीं सामान्य लोगों से टैक्स वसूला जाता था। बाकी पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को इन करों को न देने से छूट प्राप्त थी, इनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो इस तरीके से तीसरा एस्टेट जो था वो पहले ही समाज की इस व्यवस्था से असंतुष्ट था। 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी और जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा 1789 में, तो जनसंख्या जो है 2.8 करोड़ हो चुकी थी। एक तो वैसे ही आर्थिक बोझ फ्रांस पर चल रहा था। जनसंख्या वृद्धि से क्या हुआ कि अनाज की डिमांड बढ़ी, लेकिन उत्पादन उसका जो है वो कम हो गया। अनाज का उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था जितनी इसकी डिमांड थी। जैसे हम लोग यहाँ पर सामान्य रूप में हमारा जो भोजन होता है वो रोटी सब्जी होता है या हम चावल खाते हैं, इस तरीके से फ्रांस का जो सामान्य भोजन था वो पाव रोटी हुआ करता था, एक तरह से जो डबल रोटी टाइप की आती है। तो वो लोग जो है इसको खाते थे। अनाज का उत्पादन कम था, अनाज की डिमांड ज़्यादा थी, तो इससे क्या हुआ कि पाव रोटी की कीमत में यहाँ पर अप्रत्याशित वृद्धि होती है। मजदूर वर्ग जो था उनकी मजदूरी महंगाई की दर के हिसाब से बढ़ नहीं रही थी। जीविका संकट की स्थिति उस टाइम पर फ्रांस में थी, जिस टाइम पर लुई 16वां गद्दी पर बैठता है। अब तीसरे एस्टेट में से, वैसे तो तीसरे एस्टेट में सामान्य लोग थे, लेकिन 18वीं सदी में क्या होता है कि तीसरे एस्टेट में से ही एक मध्य वर्ग का उदय होता है। ये मध्य वर्ग कैसा था? ये तीसरे एस्टेट के ऐसे लोग थे जो शिक्षित थे, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और समाज में अपनी समृद्धि को जो है स्थापित किया था। तो तीसरे एस्टेट के शिक्षित और समृद्ध लोगों के द्वारा एक जो है एक नया वर्ग उदित होता है यहाँ पर, जिसको मध्य वर्ग कहा गया। ये मध्य वर्ग का उदय कैसे हुआ? क्योंकि इस पर दार्शनिकों के विचारों का प्रभाव था। जैसे उस टाइम पर जो दार्शनिकों की कृतियां लिखी जा रही थीं या दार्शनिकों के जो विचार थे, जैसे जॉन लॉक हो गए, रूसो हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, इनके द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए, समाज व्यवस्था से जुड़े हुए, राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए। तो इन विचारों से कहीं ना कहीं तीसरे एस्टेट के जो शिक्षित और समृद्ध लोग थे वो प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद में समाज के जो 2 सबसे पहले वर्ग थे, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, उनको जो विशेषाधिकार मिले हुए थे उनका विरोध जो है मध्य वर्ग ने करना यहाँ से स्टार्ट कर दिया। जैसे हम जॉन लॉक और रूसो की बात करें तो इन्होंने स्वतंत्रता, समान अवसर और समान नियमों वाले समाज की परिकल्पना का सिद्धांत दिया था। मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस पुस्तक में, इस रचना में मॉन्टेस्क्यू के द्वारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता विभाजन की बात की, जिस तरीके से आज के समय में देखने को मिलता है। जैसे हमारे यहाँ भी आप देखें
तो हमारी एक विधायिका होती है, संसद होती है, एक कार्यपालिका मंत्रिमंडल जो होता है, एक न्यायपालिका होती है। इनके बीच में जो है पावर्स का डिवीज़न रहता है। तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा द स्पिरिट ऑफ द लॉज रचना में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में सत्ता विभाजन की बात की गई थी। इससे कहीं ना कहीं जो तीसरे एस्टेट का मध्य वर्ग था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ और वो भी इस चीज़ का समर्थन करने लगा कि जो वास्तविकता में सारी चीज़ें हैं इसी तरीके से होनी चाहिए, सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए, नियम सभी के लिए समान होने चाहिए और स्वतंत्रता की जो परिकल्पना है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घर करने लगी। इसी समय पर लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए और ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्थिक संकट से फ्रांस निकल नहीं पा रहा था और कोई दूसरा चारा था नहीं। तो जो कर पहले से ही एक तो बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, उन्हीं करों को और ज़्यादा लगा दिया जाता है, मतलब उनकी जो कह सकते हैं मात्रा थी उनमें वृद्धि कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से जो लोग थे उनके अंदर विशेषाधिकार वाली इस व्यवस्था के प्रति गुस्सा भड़क उठता है और क्रांति की शुरुआत जो है यहाँ से हो जाती है। दिन था 5 मई 1789। लुई 16वें ने एस्टेट्स जर्नल की एक बैठक बुलाई और ये बैठक किस चीज़ को लेकर थी? नए करों के प्रपोजल को लेकर थी, क्योंकि वो और ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाना चाहता था। एस्टेट्स जर्नल क्या था? ये फ्रांस की एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, राजनीतिक संस्था थी। इसमें तीनों एस्टेटों के प्रतिनिधि होते थे, ठीक है, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। व्यवस्था एस्टेट जनरल में जैसे अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो किस तरीके की थी? जो तीनों वर्ग थे तो प्रत्येक वर्ग को यानी प्रत्येक एस्टेट को एक एक मत देने का अधिकार था। पहला एस्टेट, दूसरा एस्टेट, तीसरा एस्टेट, इन तीनों एस्टेट्स को एक एक वोट देने का अधिकार था। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझिए कि पहला एस्टेट था पादरी वर्ग, दूसरा एस्टेट था कुलीन वर्ग। दोनों ही ये चाहते थे कि उनके विशेषाधिकार जैसे हैं वैसे बने रहें, लेकिन तीसरा एस्टेट जो था वो इन विशेषाधिकारों के विरोध में था, इनके विपक्ष में था। तो तीसरे एस्टेट के द्वारा पूरी सभा द्वारा मतदान कराए जाने की डिमांड की जाती है, क्योंकि अगर प्रत्येक वर्ग का एक एक वोट दिया जाएगा तो सीधी सी बात है कि प्रथम जो दो एस्टेट हैं उनके वोट एक ही पक्ष में पड़ेंगे, क्योंकि वो विशेषाधिकारों के पक्ष में ही वोटिंग करेंगे। तीसरा एस्टेट अकेला पड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी बात जो है वो मानी नहीं जाएगी। तो तीसरे एस्टेट ने यहाँ पर डिमांड कर दी कि पूरी सभा में जितने लोग हैं उनके द्वारा जो है वोटिंग कराई जाए, लेकिन सम्राट के द्वारा, राजा के द्वारा, लुई के द्वारा ये मांग जो है तीसरे एस्टेट की, इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर इसका विरोध स्टार्ट होता है। 20 जून 1789 का दिन तीसरे एस्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे मिराबियो और आबेसिए, ठीक है। तो जो तीसरा एस्टेट था, तीसरे एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका ड्राफ्ट बनाना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। नेशनल असेंबली द्वारा संविधान का प्रारूप बनाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम पर पूरा फ्रांस जो था वो आंदोलित हो रहा था, क्योंकि एक तरफ फसल नष्ट हो चुकी थी और जैसा कि आपने पहले पढ़ा पावरोटी की कीमत में भारी वृद्धि हो चुकी थी। यानी स्थिति ये थी कि पावरोटी खरीदने के लिए लोगों को सुबह यानी 2 बजे 1 बजे रात में इस टाइम पर जाकर के दुकानों के आगे लाइनें लगानी पड़ती थीं, तब जाकर के उनको पावरोटी मिल पाती थी। बेकरी मालिक जो थे, जो इस पावरोटी की बिक्री करते थे, उन्होंने जमाखोरी करना स्टार्ट कर दिया था। पूरे फ्रांस में इस चीज़ को लेकर के, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन हो रहे थे। तो सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। जैसा कि स्टार्टिंग में जब हम भूमिका पढ़ रहे थे इस चैप्टर की, तो वहाँ पर आपने देखा था लोगों के बीच में ये अफवाह फैल जाती है कि जो सम्राट है, लुई है, उसने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया है और वो लोगों पर गोली चलवाने वाला है। तो इससे पहले ही भीड़ द्वारा बास्तिल किले पर धावा बोल दिया जाता है और उसको जो है नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। वहाँ पर जितने भी कैदी थे उनको छुड़ा लिया जाता है। यही उपद्रव जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने लगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे छोटे जो किले बने हुए थे उन पर ग्रामीणों के द्वारा आक्रमण कर दिए जाते हैं, उनको उनमें तोड़फोड़ मचाई जाती है। अन्न के जो भंडार थे सरकारी, उनमें लूट-पूट की जाती है। इसके साथ जो लगान के डॉक्यूमेंट्स थे, लगान के दस्तावेज थे, उनको जला दिया जाता है। इस विद्रोह को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है सम्राट को स्थितियां सही नहीं लगती हैं और उसके द्वारा नेशनल असेंबली को मान्यता दी जाती है। जो तीसरे एस्टेट के द्वारा खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया था
उस नेशनल असेंबली को अब सम्राट के द्वारा भी यानी लुई 16वें के द्वारा भी मान्यता दे दी गई। 4 अगस्त 1789 इस असेंबली में सामंती व्यवस्था का जो प्रचलन था फ्रांस में, इस सामंती व्यवस्था के उन्मूलन से जुड़ा हुआ एक आदेश पारित कर दिया जाता है और फ्रांस जो है वो यहाँ से संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। 1791 में नेशनल असेंबली के द्वारा संविधान का जो ड्राफ्ट था उसको कंप्लीट कर लिया जाता है। जब तीसरे एस्टेट के लोगों ने, तीसरे एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने खुद को नेशनल असेंबली के रूप में घोषित किया था, तो उस टाइम पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो 1791 में आकर के ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था ये कंप्लीट हो जाता है। इस संविधान का उद्देश्य क्या था कि सम्राट की जो असीमित शक्तियां थीं उनको कहीं ना कहीं उनका सीमांकन करना, उनको नियंत्रण में लाना। तो जो व्यवस्था निकल करके आती है उसको आप इस फ्लो चार्ट की मदद से देख सकते हैं। नागरिकों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक होते थे सक्रिय नागरिक, एक होते थे निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक वे नागरिक थे जिनको वोट देने का अधिकार प्राप्त था। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 2.8 करोड़ थी और इस 2.8 करोड़ की पॉपुलेशन में से केवल 40 लाख लोगों को ही यह अधिकार प्राप्त था, मतलब इनको सक्रिय नागरिक का दर्जा मिला था। बाकी के जितने भी नागरिक थे वो निष्क्रिय नागरिक कहे जाते थे, इसमें महिलाएं भी शामिल थीं, इनको मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो व्यवस्था किस तरीके से चलती थी? जो सक्रिय नागरिक थे यानी जो 40 लाख लोग थे ये वोट करते थे निर्वाचकों को, जो कि लगभग 50,000 होते थे। फिर ये निर्वाचक जो हैं वोट करते थे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। तो इन 50,000 पुरुषों के द्वारा, ठीक है, क्योंकि पुरुष यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इन 50,000 पुरुषों के द्वारा 50,000 सक्रिय नागरिकों के द्वारा वोट देकर के नेशनल असेंबली के 745 सदस्यों को चुना जाता था। नेशनल असेंबली के इन 745 सदस्यों का कंट्रोल सम्राट पर रहता था, इसके साथ साथ मंत्रियों पर रहता था। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जिस व्यवस्था के बारे में बताया गया था अपनी रचना में कि शक्तियों का विभाजन न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बारे में होना चाहिए, तो उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर जन्म लेती है। ठीक है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत सम्राट और मंत्री आते थे। नेशनल असेंबली के जो चुने हुए मेंबर होते थे जिनकी संख्या 745 थी, उनके द्वारा सम्राट और मंत्री पर कंट्रोल रहता था। इसके साथ साथ सक्रिय नागरिक जो थे, मताधिकार प्राप्त लोग थे, वे जो है न्यायपालिका के लिए भी वोट करते थे, न्यायाधीशों का भी चुनाव करते थे। इस तरीके से एक व्यवस्था यहाँ पर जन्म ले लेती है। संविधान का निर्माण जब किया जाता है तो संविधान में एक घोषणा पत्र लागू किया जाता है संविधान के द्वारा, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जिसको कहा गया था। इसमें कुछ प्रमुख अधिकार जो थे वो लोगों को दिए गए थे, जैसे जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इन 3 अधिकारों को प्रमुख रूप से क्या माना गया? नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार माना गया। मतलब ये अधिकार जो हैं नितांत आवश्यक हैं नागरिकों के लिए, इसके साथ साथ इनका हरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह जानना भी आवश्यक है कि फ्रांस में उस टाइम पर ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब पढ़े लिखे लोगों की भी संख्या बहुत कम थी। तो उनमें जो राजनीतिक विचार हैं या राजनीतिक जो भी सिद्धांत हैं उनका प्रसार किस तरीके से किया जाए, तो इसके लिए राजनीतिक प्रतीकों का यहाँ पर उपयोग किया गया। राजनीतिक प्रतीकों को किसने चित्रित किया? ले बार्बिए नाम के चित्रकार ने चित्रित किया, ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो इमेजेस की सहायता से या प्रतीकों की सहायता से संदेशों को समझ सकें। तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रतीक बनाए गए, जैसे टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर का मतलब था दासों की आज़ादी, यानी ये जो टूटी हुई जंजीर थी दासों की आज़ादी का प्रतीक थी। छड़ों का बर्छीधार गट्ठर, मतलब छड़ हो गई ऐसे, ये छड़ें हैं और इस तरीके से इसमें एक बर्छी लगी हुई है, मतलब तीर टाइप का लगा हुआ है। ये जो प्रतीक था ये किसका प्रतीक था? कि एकता में शक्ति है। बहुत सारी जो छड़ें हैं मिलकर के एक यूनियन बना सकती हैं और ख़ुद को ताकतवर बना सकती हैं। तो एकता में शक्ति का प्रतीक था छड़ों का बर्छीधार गट्ठर। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, इस तरीके से त्रिभुज था और उसमें एक आँख थी और उसमें से क्या निकल रही थी? रोशनी निकल रही थी। ये अज्ञान रूपी अंधकार की समाप्ति का प्रतीक था। राजदंड जो था ये शाही सत्ता का प्रतीक था। अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप, जिस तरीके से एक सांप है और ये उसका मुंह है मान करके चलिए, और ये पूंछ जो है इसकी इसी के मुंह में यहाँ पे लगी हुई है। मैं आपको केवल यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस तरीके से। तो ये जो था ये सनातनता या अनंतकाल का प्रतीक था, एटर्निटी का प्रतीक था। लाल फ्राइजियन टोपी जो थी ये दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद में पहनी जाने वाली टोपी थी, दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक थी।
नीला, सफ़ेद और लाल रंग ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। पंख वाली स्त्री, जिसको एक कह सकते हैं देवदूत के टाइप दिखाया गया था, ये कानून का मानवीय रूप था। और विधि पट, लॉ टैबलेट, ये थे, ये इस बात का संकेत देते थे कि जो कानून है वो सबके लिए कैसा है, समान है। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। लुई 16वें ने हालांकि संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, उसको मान्यता दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी वो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसने संविधान पर जो हस्ताक्षर किए थे वो मजबूरी वश किए थे, उसकी इच्छा ये नहीं थी। तो संविधान पर हस्ताक्षर करने के बाद भी वो प्रशा के राजा के साथ में गुप्त रूप से वार्ता कर रहा था इन चीज़ों को कहीं ना कहीं समाप्त करने की। ये चीज़ जो है नेशनल असेंबली को पता चलती है। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली के द्वारा ऑस्ट्रिया और प्रशा के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। और ये युद्ध जो था, ये यूरोपीय राजा और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग का ऐलान था। लोग जो है वो फ्रांस की ओर कूच करने लगते हैं, सॉरी पेरिस की ओर कूच करने लगते हैं। उनके ज़ुबान पर जो है आज़ादी के तराने थे और तरह तरह के गीत गाते हुए वो पेरिस की ओर यहाँ से निकल पड़ते हैं। इन गीतों में एक गीत मार्सिले गीत भी था, जिसे रॉजेट दी लायल द्वारा रचा गया था। ये मार्सिले गीत ही आगे चल करके फ्रांस का राष्ट्रगान बनता है, याद रखिएगा। लोगों द्वारा राजनीतिक क्लबों में सरकारी नीतियों और उनकी कार्य योजनाओं पर चर्चाएं इस टाइम पर की जाने लगीं, और इन्हीं राजनीतिक क्लबों में से एक जो सबसे प्रमुख क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने इस जैकोबिन क्लब का नाम सुना होगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर आप देखते हैं कि जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान भी जो है इस जैकोबिन क्लब का सदस्य था, ठीक है। फ्रांसीसियों का जो जैकोबिन क्लब था, टीपू सुल्तान भी इस जैकोबिन क्लब का सदस्य था। तो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे ये समाज के कम समृद्ध हिस्से वाले भाग से आते थे, यानी खास करके जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो समाज के तीसरे एस्टेट से रिलेटेड थे। इनका नेता था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिनों के बारे में अगर थोड़ा सा और देखें तो ये जो है धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लेते हैं। मतलब अपनी सारी चीज़ों में यहाँ से ये जो समूह था, ये जो क्लब था, इसके जो लोग थे जिनको जैकोबिन कहा जाता था, ये सारी चीज़ों में परिवर्तन करना स्टार्ट कर देते हैं खुद को अलग दिखाने के लिए। किससे अलग दिखाना था इनको? कुलीनों से। कुलीन जो थे उस टाइम पर ब्रीचेस पहनते थे। ब्रीचेस मतलब घुटना, घुटने तक का जो एक परिधान होता है, जिसको आज आप कैपरी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये ब्रीचेस पहनते थे कुलीन लोग। और जैकोबिन जो थे इन कुलीनों से स्वयं को अलग दिखाना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। इस वजह से इनका एक नाम और पड़ गया, इनको सौ कुलौत कहा जाने लगा। सौ कुलौत का मतलब जो था, ये फ्रांसीसी वर्ड है, सौ कुलौत का मतलब है बिना घुटने वाले, ठीक है। इसके साथ साथ जैकोबिन जो थे ये लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक हुआ करती थी। 10 अगस्त 1792 जैकोबिनों ने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया और राजा को बंदी बना लिया। इसके साथ साथ असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का आदेश भी दे दिया। असेंबली के द्वारा नए चुनावों को कराने की घोषणा की गई और इस टाइम पर सभी को मताधिकार दिया गया। पहले आपने देखा था मताधिकार केवल पुरुषों को मिला था, महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था। इस टाइम पर जैकोबिनों के द्वारा जो शासन व्यवस्था स्थापित की जा रही थी उसमें सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। न्यूनतम 21 वर्ष इसकी जो है आयु सीमा रखी गई। नए चुनावों के बाद में नवनिर्वाचित जो असेंबली थी उसका नाम जो है कन्वेंशन पड़ गया। मतलब अब पहले जिसको असेंबली कहते थे उसका नाम अब क्या हो जाता है, जैकोबिनों के टाइम में कन्वेंशन हो जाता है। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है और जो यातनाएं या जिस तरीके की शासन व्यवस्था लुई 16वें के द्वारा चलाई गई थी उस पर मुकदमा चला करके सार्वजनिक रूप से उसको फांसी दे दी जाती है। अब यहाँ से एक नया शासन स्टार्ट होता है जैकोबिनों का, ठीक है। जैकोबिनों का जो मुखिया था वो रॉबेस्पियर था, आपने पढ़ा अभी। तो यहाँ से जो जैकोबिनों का समय स्टार्ट होता है 1793 से 1794 का जो काल था इस शासनकाल के अंतर्गत, उसको आतंक राज कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई थी, ठीक है। जो भी दोषी होता था उसको गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन मतलब 2 लकड़ी के तख्ते और बीच में यहाँ पर उसका सिर रख दिया, ऊपर यहाँ पर एक आरी टाइप की होती थी वो नीचे आती थी और उसका सिर धड़ से अड़ग हो जाता था, तो उसको गिलोटिन कहा जाता था। रॉबेस्पियर ने मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त और पावरोटी जो कि यहाँ के मुख्य खाद्य थे उनकी राशनिंग कर दी।
इसके साथ साथ उसने क्या किया कि दो तरह के आटे होते थे, एक महंगा सफ़ेद आटा होता था जिसको जो है शाही लोग ही खाया करते थे, उस महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और सभी के लिए एक ही तरह का आटा या एक ही तरह की रोटी खाने का इसने आदेश पारित कर दिया। और इस प्रकार की रोटी को नाम दे दिया गया समता रोटी, मतलब सभी के लिए समान रोटी। इसके साथ साथ पुरुषों को पहले मैडम, जैसे कह सकते हैं सर और मैडम कहा जाता था, तो पुरुषों को सियोतिन कहा जाने लगा। सियोतिन का मतलब होता है, अगर हिंदी में आप देखें, नागरिक। सियोतिन ये फ्रेंच वर्ड है। पुरुषों को सियोतिन कहा जाने लगा और महिलाओं को सितोयीन कहा जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से उनको नागरिक और महिलाओं को नागरिका इस तरीके से संबोधित किया जाने लगा। जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को भी न्यायालय के द्वारा दोषी ठहरा करके गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था, क्योंकि इसके द्वारा भी जो है वही काम फिर बाद में स्टार्ट कर दिए जो कभी लुई 16वां किया करता था। अब जो फ्रांस है वो डायरेक्टरी शासित हो जाता है, जैकोबिनों का पतन हो जाता है, सत्ता जो है वो मध्य वर्ग के पास आ जाती है। मतलब तीसरे एस्टेट का जो शिक्षित और समृद्ध वर्ग था, जैकोबिनों के पतन के बाद में वो सत्ता जो है उस मध्य वर्ग के पास पहुंच जाती है। अब फिर दोबारा से यहाँ पर संविधान में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके से मताधिकार छीन लिया गया। सबसे पहले जो मताधिकार दिया गया था वो शिक्षित और संपत्ति वाले लोगों को दिया गया और पुरुषों को दिया गया, महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया। उसके बाद में दोबारा से जब जैकोबिनों का शासन आता है तो वो क्या करते हैं, सभी को मताधिकार देते हैं, इसमें महिला भी शामिल थी। लेकिन जैकोबिनों के पतन के बाद में मध्य वर्ग के पास जब सत्ता आती है और फ्रांस जो है वो डायरेक्टरी शासित हो जाता है, तो यहाँ पर फिर दोबारा से ऐसा तबका, समाज का एक ऐसा वर्ग जिसके पास किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होती थी, उससे वोट देने का अधिकार छीन लिया जाता है। 2 विधान परिषदें बनाई जाती हैं। इन विधान परिषदों के द्वारा क्या किया जाता था, 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका की नियुक्ति की जाती थी, जिसको क्या कहा जाता था, डायरेक्टरी। यही डायरेक्टरी यहाँ पर हम बात करते हैं, टॉपिक ही हमारा यही है। 2 विधान परिषदें बनाई गई। इन 2 विधान परिषदों के द्वारा 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका, जिसको डायरेक्टरी कहा जाता था, इसका जो है नियुक्ति करी जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया कि उन दोनों विधान परिषदों में और जो डायरेक्टरी होती थी, 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका होती थी, इसमें अक्सर अलग अलग मुद्दों को लेकर के मनमुटाव होते रहते थे, झगड़े होते रहते थे। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसी राजनीतिक अस्थिरता ने कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया था। महिलाओं के संबंध में बात करें तो महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं हालांकि जो काम करती थी वो केवल जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं, लेकिन जो कुलीन वर्ग की महिलाएं होती थीं और इसके साथ साथ तीसरे एस्टेट के ऐसे परिवारों की महिलाएं जो धनी परिवार थे, वे महिलाएं ही कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा करती थीं। धीरे धीरे जब महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया गया या उनको पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए गए, तो उन्होंने अपने खुद के राजनीतिक क्लब बनाने स्टार्ट कर दिए और अखबार निकालना स्टार्ट कर दिया। इसी में से एक प्रमुख राजनीतिक क्लब हुआ करता था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, और इस राजनीतिक क्लब के द्वारा महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार देने की मांग को जो है बड़े जोर शोर से उठाया गया। महिलाओं ने भी जो है काफ़ी योगदान दिया फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन में। इसी प्रकार की एक क्रांतिकारी महिला आती है, ओलंप दे गूज। इन्होंने पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का भी विरोध किया था, क्योंकि जो पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था उसमें महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। हालांकि जो प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार थी उसने लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध के रूप में मान्यता दे दी थी कि कोई किसी पर बाउंडेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, महिलाएं जब चाहें तब विवाह कर सकती हैं। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया था। महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने की छूट दे दी गई थी, वे कलाकार बन सकती थीं, उन्हें अपना व्यवसाय चलाने की भी छूट थी। लेकिन उनको पॉलिटिकल जो अधिकार थे, राजनीतिक अधिकार से, उनसे वंचित रखा गया था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाओं ने इसके लिए आवाज़ उठाई। इनमें से एक महिला ओलंप दे गूज भी थी, जिन्होंने पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था। अंततः 1946 में जाकर के फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार जो है सार्वजनिक रूप से मिल जाता है। दास प्रथा का उन्मूलन। जैकोबिन शासन के बारे में जब आप थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, तो जैकोबिन शासन का एक क्रांतिकारी सुधार जो बहुत ठीक ठाक था वो था कि जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे उन उपनिवेशों से उसने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। इसकी अगर पृष्ठभूमि को देखें तो जो कैरिबियाई उपनिवेश थे, मार्टिनिक, गॉडेलोप, सैन डोमिंगो, ये जो है तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। तंबाकू, नील, चीनी
कॉफ़ी, इनके बागानों में जाहिर सी बात है श्रम की आवश्यकता थी, और जो यहाँ के जो लोकल लोग थे वो दूर जाकर के कैरिबियाई उपनिवेशों में जाकर के काम करना पसंद नहीं करते थे, तो श्रम की तो कहीं ना कहीं से पूर्ति की जानी थी। तो क्या होता है, यहाँ से यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में त्रिकोणीय दास व्यापार स्टार्ट होता है और उसी के द्वारा इस श्रम आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। फ्रांसीसी जो सौदागर होते थे वे बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका के तट पर जहाज़ ले जाते थे, और वहाँ पर जो लोकल सरदार होते थे उनसे दासों को खरीदते थे, और फिर इन दासों को ले जा करके कैरिबियाई देशों में बगान मालिकों को बेचते थे। इस तरीके का एक प्रोसेस चल रहा था। 1794 में हालांकि फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया जाता है जैकोबिन सरकार के द्वारा, लेकिन यह जो कानून था ज़्यादा समय तक प्रभाव में नहीं रहा। केवल 10 वर्ष के बाद 1804 में जब नेपोलियन का उदय होता है, नेपोलियन ने दास प्रथा को फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया था, और बागान मालिकों को इसी के साथ में अफ्रीका के जो नीग्रो लोग होते हैं उनको गुलाम बनाने की छूट यहाँ से मिल जाती है। 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन होता है। अब यहाँ से क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी किस तरह, यानी क्रांति की जो स्थितियाँ चल रही थी उस टाइम पर लोगों की जो सामान्य ज़िंदगी थी उसमें क्या प्रभाव पड़ा। 1789 के बाद में फ्रांस में लोगों का जो जीवन था उसमें अनेक प्रकार के बदलाव देखे गए। सबसे बड़ा बदलाव किसके बाद आया, 1789 में जब सेंसरशिप की समाप्ति कर दी गई, क्योंकि इससे पहले अखबार हो गए, पर्चे हो गए, पुस्तकें हो गई, इनको पब्लिश करने पर सेंसरशिप का एक तरह से कंट्रोल रहता था। सेंसरशिप की जब समाप्ति हुई तो अखबार, पर्चे, पुस्तकें, इनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती है। प्रिंट माध्यम के उपयोग से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने जो दृष्टिकोण होते थे उनसे सहमत कराने की कोशिश की। लोग एक दूसरे के विचारों और के प्रभाव में संपर्क में आने लगे। इसके साथ साथ जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिन लोगों को जो है किताबें पढ़ना नहीं आता था, वे नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूस जो होते थे उसमें जो है जाने लगे, और उनसे जो है राजनीतिज्ञों, दार्शनिकों के जो भी लेखन थे उनको एक तरह से मंचन किया जाता था, नाटकों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, जुलूसों के माध्यम से। तो राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के जो विचार होते थे, उनकी जो लेखन उन्होंने किया था, उसको समझने का एक लोकप्रिय तरीका जो था वो ये बन गया था। सारांश के रूप में अगर देखें तो 1804 नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। पड़ोसी यूरोपीय देशों की विजय यात्रा, नए साम्राज्य बनाकर सत्ता की बागडोर अपने संबंधियों को प्रदान कर दी, और पड़ोसी देशों की जो विजय यात्रा थी उसके बारे में यह विचार करने लगा। स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरण के अग्रदूत के रूप में इसने मान्यता दे दी। निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। इसके साथ साथ दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की जो एक समान प्रणाली थी वो भी जो है इसके द्वारा बनाई जाती है, नेपोलियन के द्वारा। अंततः 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विचार थे। जैसा कि आपने देखा था, फ्रांस में जो नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का, ठीक है, ये जो है भारतीय संविधान में भी फ्रांस से ग्रहण किया गया। 19वीं सदी में ये विचार फ्रांस से बाकी यूरोप में फैले, और वहाँ पर भी जो सामंती व्यवस्था थी उसका जो है धीरे धीरे नाश हुआ, उसकी धीरे धीरे समाप्ति हुई। तो ये हो गया आज का सेशन जिसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझा। मैं आशा करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि बहुत ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं, और बहुत ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं है। क्लास 9th में 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स में से केवल 3 ही चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक फ्रांसीसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, इसके साथ साथ नाज़ीवाद और आपका एवोल्यूशन ऑफ हिटलर। तो ये तीनों चैप्टर्स को मैं आपको बहुत जल्दी यहाँ से कराने वाला हूँ। इस चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। क्लास या कंटेंट पसंद आता है तभी इस वीडियो को 2-4 लोगों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जो है वो दिखाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।